हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हम पढ़ रहे थे बेटा मिरर्स के बारे में। तो मिरर्स में जो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो कैसे काम करते हैं, क्या तरीका होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा हमने टाइप्स पढ़े थे, कितने मिरर्स के 2 टाइप्स पढ़े थे हमने। एक तो था प्लेन मिरर और एक था स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर से हम सबसे पहले बात करेंगे रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले हम प्लेन मिरर से इमेज बनाना सीखेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज किस तरीके की बनती हैं। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के बारे में। तो मैं एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर देता हूं, जिसको हम कैसे देख रहे हैं बेटा, साइड व्यू से देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। ये क्या हो गया, ये एक प्लेन मिरर हो गया। तो प्लेन मिरर में हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, वो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर किसको ड्रॉ कर दिया हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल को। तो ये हो गया बेटा नॉर्मल इसके लिए, और ये हो गई इसकी प्लेन सरफेस। क्लियर है? ये इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये सरफेस हमने जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। होता क्या है कि यहाँ जब कोई इमेज होगी किसके सामने, मिरर के सामने, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो u डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कितने डिस्टेंस पर है? u पर। मिरर से u डिस्टेंस पर वो सिचुएटेड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। जब इसकी इमेज बननी होती है यहाँ, तो ये कहाँ बनती है, इसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर, जितने पर आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। u और b की वैल्यू इक्वल होंगी। u और b की वैल्यू इसके लिए क्या होने वाली है, दोनों की दोनों इक्वल होने वाली हैं। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के लिए, उतनी ही दूरी पर, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। तो कुछ इस तरीके से इमेज बन जाएगी। किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर में ये जो सरफेस है वो थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है। ठीक है ना? 2 टाइप के क्या होंगे, स्फेरिकल मिरर होंगे। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स की तरफ। तो ये तो बात थी बेटा कहाँ की, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। प्लेन मिरर से ध्यान रखना, कोई भी रे अगर पैरेलल इंसिडेंट होगी तो वो मान लो पैरेलल अगर इंसिडेंट होती है कोई भी रे, तो वो उसी पाथ को फॉलो करके और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स की। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स।
बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को पढ़ना होगा। ठीक है बेटा, जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो इससे पहले हमें स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पता होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़ के आ चुके हैं, कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। वन तो है फर्स्ट टाइप जो है उसका वो है कॉनकेव। तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये एक स्फेरिकल सेल का पार्ट है। ये हम मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल सेल का पार्ट है और ये इसकी स्फेरिकल सेल है और ये इस स्फेरिकल सेल का सेंटर है। क्लियर है? तो इस स्फेरिकल सेल का ये जो पार्ट है उसका ये सेंटर हो गया। सेकंड जो मिरर है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से होता है और कॉन्वेक्स मिरर का जो स्फेरिकल सेल है वो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है ना कॉन्वेक्स मिरर, ये भी एक स्फेरिकल सेल का क्या है, पार्ट है। ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर 2 टाइप्स होते हैं मिरर्स के, और दोनों के दोनों जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दोनों के दोनों स्फेरिकल मिरर्स किसका पार्ट होते हैं, ये दोनों के दोनों एक स्फेरिकल सेल का पार्ट होते हैं। अगर सबसे पहले इसमें हम बात करें सी की, तो ये जो सी है, सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मीन्स होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि ये जो कॉनकेव मिरर जो होते हैं दोनों टाइप के, ये जिस स्फेरिकल सेल का पार्ट होते हैं उस स्फेरिकल सेल का जो सेंटर है वो ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जैसे अब मिरर की बात करेंगे तो मिरर से कुछ डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ऐसे ही यहाँ मिरर से पीछे की तरफ कुछ एक क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो समझ गए होंगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। स्फेरिकल जो अपने मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स जिस स्फेरिकल सेल का पार्ट होते हैं उस स्फेरिकल सेल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो ही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है बेटा? अब अगर हम बात करें किसकी, ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करें किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये रेडियस होगी बेटा, एक सेंटर हो गया, एक रेडियस होगी। ये जो अपने कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो जिस स्फेरिकल सेल का पार्ट है उस स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है वो ही क्या है, वो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जिस सेल का पार्ट होते हैं, दोनों के दोनों जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो जिस सेल का पार्ट होते हैं उस सेल की रेडियस को ही हम क्या बोलते हैं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरी बात करते हैं बेटा किसकी, पोल की। पोल क्या है, इसको P से डिनोट करते हैं, यहाँ भी किससे डिनोट करोगे, P से डिनोट करोगे। तो ये पोल हो गया बेटा। पोल क्या है, पोल मतलब ये जो सरफेस है अपने मिरर की, ऐसे मान लो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर की, उसकी कुछ ऐसे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में सेंटर पर कोई एक पॉइंट है, क्या है, कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है ना, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। द मिडल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडल पॉइंट, उसके सेंटर पॉइंट उसका, वो क्या होगा, वो पोल होगा। जैसे ये जो मिरर है इसको अगर हम फ्रंट से देखते हैं, ऐसे देखते हैं फ्रंट से मिरर को, स्फेरिकल मिरर को, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा बेटा, और ऐसे ही दिखेगा स्फेरिकल मिरर। इसको ऐसे के बजाय हमने ऐसे देखा, सामने से। कैसे देखा, सामने से देखा, ऐसा है ये। तो इसके जो सेंटर में जो होगा पॉइंट, यहाँ सेंटर पे जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमें कैसा दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा। ये P होगा, ये इसका फ्रंट व्यू है, हम इसको सामने से देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। और ये जो है ये इसका कौन सा व्यू हो गया, ये इसका साइड व्यू हो गया दोनों मिरर्स का। तो फ्रंट से जब देखेंगे ना, तो हमें पोल जो है वो कहाँ दिखेगा, वो सेंटर पर दिखेगा। क्लियर है, पोल दिखता है हमें कहाँ, सेंटर पे, उस मिरर के सेंटर पर। तो ये तो हो गई बेटा पोल की बात। अब हम बात करें किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की। किसकी बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो बेटा P और C को मिलाते हुए, ऐसे P और C को मिलाते हुए जो लाइन बिल्कुल सीधी जाती है दोनों मिरर्स में, C और P को मिलाते हुए जो लाइन जाती है वो लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो C और P को ये लाइन मिलाते हुए जा रही है, ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो जो लाइन C और P, C एंड P को मिलाते हुए जाती है वो क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। C और P के थ्रू जाने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्लियर है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो ही गया आपके। अब हम बात करें किसकी, तो बेटा एक और डेफिनेशन है, वो है फोकल लेंथ। वो क्या है, फोकल लेंथ। एक और डेफिनेशन है, वो क्या है, वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल f से। फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। सॉरी बेटा, पहले हम बात करेंगे किसकी, फोकस पॉइंट की। फोकस पॉइंट तो आया ही नहीं, उससे पहले फोकल लेंथ कैसे आ सकती है। तो बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए किसका, फोकस पॉइंट का। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से डिनोटेड किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या है, तो बेटा अगर मान लो कि रेज यहाँ इस सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं, कॉनकेव मिरर की सरफेस पर इंसिडेंट होंगी, तो ये क्या करेगा, इन सब को कन्वर्ज कर देगा। क्या करेगा, सबको कन्वर्ज कर देगा। ऐसे प्लेन सरफेस पे क्या होता है, प्लेन सरफेस पर जब कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करती है तो वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। वापस क्यों जाती है, उसके पीछे भी रीज़न बताऊंगा मैं आपको। ये जाती है जो
जो नियम है, जो रूल्स हैं किसके, रिफ्लेक्शन के, जो रिफ्लेक्शन के 2 रूल्स पढ़े थे हमने, तो उसके अकॉर्डिंग जिस एंगल पर वो इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर पर, उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो भाई वो ऐसे 0 डिग्री पर अगर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है वो रे, तो वो रिफ्लेक्ट भी कितने पर होगी, वो 0 डिग्री पर होगी। तो जिस पाथ के थ्रू वो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है, उस पाथ के थ्रू ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है? क्यों होती है? क्योंकि भाई एंगल आई, इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्टिंग एंगल के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसलिए 0 पर इंसिडेंट हुई तो 0 पर ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब फोकस पॉइंट की बात करें तो यहाँ क्या होता है, ये कुछ ऐसे सरफेस कर्ड हो जाती है, तो इसमें दबाने का गुण आ जाता है। रे ऐसे आएगी, उसको ये दबा देगी, ये रे को रिफ्लेक्ट करता है कॉनकेव मिरर, कैसे, दबाते हुए, कन्वर्ज करते हुए। ये कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी रखता है और ये डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी रखता है। इस पर कोई भी रे अगर इंसिडेंट करेगी तो वो रे क्या करेगी, वो डाइवर्ज होके जाएगी। वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, डाइवर्ज होकर, वो ऐसे फैल जाएगी, वो रे क्या होंगी, फैल जाएंगी। इसके अंदर कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी है। ये क्या करेगा, यहाँ कोई भी रे अगर इंसिडेंट होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं उसके आगे। यहाँ ये डाइवर्ज करेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि सारी रेज किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि अलग से डायग्राम बना देता हूँ। अलग से डायग्राम बनाते हैं। देखो होता क्या है कि ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल हो गया, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है, और इनको मिलाते हुए जो लाइन जा रही है सीधे, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब ये पॉइंट हो गया अपना C और ये हो गया P। लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करती हैं अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ लाइट रे इंसिडेंट थ्रू इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू ए पॉइंट, इट पासेस थ्रू ए पॉइंट। ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं, एक पॉइंट से पास करती हैं ऐसे। ये जो पॉइंट है वो ही क्या होगा, वो ही फोकस पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, फोकस पॉइंट। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मिरर है वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है। इस मिरर के अंदर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। लाइट रे जो भी आएगी उसको ये दबाकर रिफ्लेक्ट करेगा, मींस कन्वर्ज करके। तो ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे क्या करेगी, पास करेगी, और जिस पॉइंट से ये होकर पास करेगी वो पॉइंट होगा कौन सा, वो पॉइंट होगा फोकस पॉइंट। ये तो थी बात किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो ये फोकस पॉइंट हो गया। और एक और होता है बेटा फोकल लेंथ। एक और होता है फोकल लेंथ। इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल f से। तो इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। P और F दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ही फोकल लेंथ है। PF इज इक्वल टू क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही जो PF होगा वो स्मॉल f के इक्वल होगा, क्योंकि ये ही क्या है, फोकल लेंथ है। द लेंथ बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, C और P दोनों के बीच में जो लेंथ होगी, जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ही फोकल लेंथ होगी। अब अगर हम बात करें किसकी, ये तो स्मॉल f हो गया। अगर हम बात करें किसकी बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये दोनों चीज़ें कैसे होती हैं, तो वो देखिए। ये मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है,
कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया बेटा P और यहाँ कहीं होगा C, और दोनों को मिलाते हुए जो लाइन जाएगी वो लाइन कौन सी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो दोनों को मिलाते हुए जा रही होगी। ऐसे C और P दोनों से पास करेगी, वो क्या होगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कैसी? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। जो भी रे इंसिडेंट करेगी किस पर? कॉन्वेक्स मिरर पर, वो डाइवर्ज होके क्या होगी? उसमें कन्वर्ज नहीं होता, वो सारी की सारी डाइवर्ज होके क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। कैसे होंगी? देखिए, जैसे मान लो ऐसे पैरेलल इंसिडेंट करती हैं लाइट रेज, पैरेलल इंसिडेंट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसकी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है, ये उनको डाइवर्ज कर देता है। ऐसे यहाँ आई और ऐसे पास करेगी, ये ऐसे आएगी, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पास होगी, और ये जो दोनों रे हैं अब आगे तो मिलेंगी नहीं बेटा, तो ये मिलेंगी कहाँ? ये कहीं पीछे मिलेंगी। तो ये हमें ऐसा लगेगा, अगर हम मिरर के सामने से इसको देखेंगे, यहाँ से देखते हैं अगर हम ऐसे, यहाँ ऐसे मिरर रखा है, इधर से लाइट रे इंसिडेंट कर रही हैं, इंसिडेंट के बाद इसकी प्रॉपर्टी है ये डाइवर्ज करेगा, ऐसे बिखेर देगा उन रेज को। क्या करेगा? बखेर देगा। किन को? बिखेर देगा रेज को। तो ये रेज को बिखेर देगा बेटा, ऐसे दोनों की दोनों रेज चली जाएंगी। जाने के बाद क्या होगा कि ये आगे तो मिल नहीं सकती कहीं पर भी, तो ये ऐसा लगेगा हमें, ये अपीयर होंगी यहाँ मिलते हुए, हमें ऐसा लगेगा कि ये रेज कहीं पीछे से निकल कर आ रही हैं। ऐसे यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये रेज किसी एक पॉइंट से निकल कर आ रही हैं। हमें जो मिरर है वो दिखाई नहीं देगा, हमें मिरर दिखाई नहीं देगा, हमें ऐसा लगेगा कि वो रेज एक, तो हमें कैसा लगेगा कि वो रेज कहाँ से आ रही हैं? एक पॉइंट से निकल कर आ रही हैं। ठीक है ना? उस जिस पॉइंट से निकलते हुए हमें दिखेंगी वो पॉइंट फोकस पॉइंट होगा किसके लिए? वो होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और CP जो कि हमने उधर बताया था आपको, CP इज इक्वल टू, CP क्यों बेटा? PF, और जो PF है इसके लिए वो ही फोकल लेंथ बनेगा। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगी? कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगी? कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगी फोकल लेंथ। जिस पॉइंट पर ये रेज हमें ऐसा लगेगा कि ये मिलते हुए दिख रही हैं, वो पॉइंट तो होगा कौन सा? वो तो फोकस पॉइंट होगा। और P और F, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी कौन सी डिस्टेंस बेटा? फोकल लेंथ होगी। उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो ये तो थी बेटा कुछ डेफिनेशंस थी जो हमें इमेज फॉर्मेशन में काम में आने वाली हैं। जब तक ये डेफिनेशन हमारे क्लियर नहीं होंगी तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या तो प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या पोल है। मैं जब भी बोलूँगा आपको प्रिंसिपल एक्सिस या पोल या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बेटा एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लेना इनको, ये जो डेफिनेशंस हैं इनको एक बार बुक से पढ़ लेना और क्लियर हो जाएंगी। कुछ खास डेफिनेशंस नहीं हैं। अब चलते हैं तो हम इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए हम पढ़ चुके थे और अब हम बात करते हैं किसके लिए? स्फेरिकल मिरर्स की से इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। उधर देखो बेटा, उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी प्लेन मिरर है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेन मिरर है इस तरीके से, और प्लेन मिरर पर ये क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया।
उसके परपेंडिकुलर हो गया ना, ये नॉर्मल हो गया और ये क्या होगा, ये उसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। थोड़ा सा बेटा बनाने में ये तिरछा चला जाता है, तो इस तरीके से बनाते हैं इसको। ये मान लो नॉर्मल है, किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए, नॉर्मल फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है बेटा, जो भी रेज ऐसे इंसिडेंट करती हैं, जो भी रेज किसके थ्रू इंसिडेंट करती हैं, नॉर्मल के थ्रू, ऐसे भाई नॉर्मल ऐसे है, और ये भी क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर क्या कर रही हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या कर रही हैं, इंसिडेंट कर रही हैं, किस पर, प्लेन मिरर पर। तो एक बात बताइए मुझे, ये इसके नॉर्मल के क्या हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल टू नॉर्मल। द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू नॉर्मल, देन इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल हैं भाई, पैरेलल इंसिडेंट कर रही हैं। और इंसिडेंट एंगल हम किससे मीजर करते हैं, हमेशा नॉर्मल से मीजर करते हैं। एंगल मीजर किए जाते हैं कहाँ से, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से अगर इसके एंगल को देखोगे कितनी डिग्री पर इंसिडेंट कर रही हैं, 0 डिग्री पर। और हमने जो रूल पढ़े थे, जो 2 लॉ पढ़े थे, किसके, रिफ्लेक्शन के। तो बेटा जो इसमें इंसिडेंट जो एंगल होता है, एंगल आई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लिखते हैं ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही लिखते हैं ना। तो एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आई 0 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल आर भी कितना होना चाहिए, ये भी 0 डिग्री होना चाहिए ना। तो भाई जितने एंगल पे ये जितने एंगल पर इंसिडेंट करेंगी ये जो लाइट रे हैं, वो उतने ही एंगल पर क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होंगी। किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। तो ये हम किससे निकालते हैं बेटा, एंगल आई और एंगल आर दोनों 0 डिग्री हैं। और किससे हमें पता लगा, ये हमें मालूम चला किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। जो 2 लॉ पढ़े थे हमने रिफ्लेक्शन में स्टार्टिंग में, उनसे एंगल आई की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स की। क्योंकि अपने जो सिलेबस है, सिलेबस में स्फेरिकल मिरर से ही इमेज फॉर्मेशन है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें कुछ रूल्स हैं बेटा, कुछ बेसिक रूल्स हैं। और वो बेसिक रूल्स हम अगर फॉलो करेंगे तो हम इमेज फॉर्मेशन इजीली सीख सकते हैं, काफ़ी इजीली सीख सकते हैं। ऐसी कोई टिपिकल बातें नहीं हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहले तो हम को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो मिरर है वो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा मिरर कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। तो हम इतना तो पढ़ चुके हैं बेटा कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर की तो प्रॉपर्टी होती है कन्वर्ज करने की। क्लियर है। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी कन्वर्ज करने की होती है रेज को, और कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो डाइवर्ज करने की होती है, किसको, रेज को। तो हमें ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले तो दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए आपके कि कौन सा मिरर क्या काम कर रहा है।
तो वही हमें इतना अगर क्लियर है, हम इतना अगर जानते हैं कि कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी है कन्वर्ज है और कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, डाइवर्ज है, मीन्स वो रेज को डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो हम इमेज फॉर्मेशन को इजी वे में सीख सकते हैं बेटा। सबसे पहले देखो तो स्फेरिकल मिरर्स में मैं बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट रूल की। पहला रूल क्या कहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए क्या है ही कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पॉइंट है बेटा P, ये कॉनकेव मिरर का पॉइंट P है और इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसके लिए, और ये हो गया C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया F फोकस पॉइंट। क्लियर है बेटा, ये F हो गया, ये C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट रूल की बात करने जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल f, C और P की डिस्टेंस होगी कैपिटल R। देखो ऐसे है, PF इज इक्वल टू स्मॉल f एंड CP इज इक्वल टू कैपिटल R। ये डिस्टेंस ऐसे होती हैं, PF इज इक्वल टू स्मॉल f एंड CP इज इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू क्या कर रही हैं, इंसिडेंट करती हैं, किस पर, कॉनकेव मिरर पर, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू क्या करती हैं, इंसिडेंट करती हैं, तो यहाँ ये इनको डाइवर्ज करेगा, ये इनको कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज कैसे करेगा कि ये जो पैरेलल आने वाली जो लाइंस हैं वो कहाँ से पास करेंगी, वो ऐप से पास करेंगी। तो भाई रेज आई और कहाँ से पास कर गई, ऐप से। ये इसका फर्स्ट रूल है। जो भी रेज इंसिडेंट करेंगी पैरेलल टू स्फेरिकल मिरर, देन दीज रेज पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तो पैरेलल इंसिडेंट करने वाली जो रेज हैं, पैरेलल जो आएंगी वो पास करेंगी किससे, थ्रू कैपिटल F। एक पॉइंट है फोकस पॉइंट और उस F से क्या करेंगे, पास करेंगे। अब इसके लिए देखिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर बात करते हैं हम, ये वही प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ कोई भी रेज ऐसे इंसिडेंट करेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती हैं तो इसकी प्रॉपर्टी होती है डाइवर्ज करने की। ये क्या करेगा, उनको बिखेर के भेजेगा, उनको इस तरीके से डाइवर्ट करेगा, इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, एक पॉइंट से होकर आ रही हैं, और वो पॉइंट कौन सा होगा, F होगा, कैपिटल F होगा। तो यहाँ ये कैपिटल F पर मिलते हुए अपीयर होंगी और यहाँ ये बिल्कुल क्लियरली मिलेंगी किस पर, कैपिटल F पर। यहाँ तो ये मिरर के पीछे ऐसा लगेगा कि हमें कि ये मिरर के पीछे कैपिटल F पर मिल रही हैं, लेकिन ध्यान रखना, चाहे कैसे भी आपके मिरर्स हैं, चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों की ही क्या खासियत होगी कि जब भी कोई रे पैरेलल इस पर इंसिडेंट होगी वो कहाँ से पास करेगी, वो F से पास करेगी या F से पास होते हुए अपीयर होगी। हमें ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से पास हो रही है, वो कैपिटल F से पास हो रही है। क्लियर है बेटा। तो ये तो है फर्स्ट रूल, हमें ध्यान रखना है पैरेलल आने वाली कहाँ से पास करती हैं, वो कैपिटल F से पास करती हैं। सेकंड रूल की बात करते हैं। तो सेकंड रूल क्या है बेटा, इमेज फॉर्मेशन का सेकंड रूल। सेकंड रूल कुछ ऐसे है कि जो भी रेज C के थ्रू इंसिडेंट करती हैं, किसके थ्रू,
सी के थ्रू, मान लो ये सी है, और इसके थ्रू अगर इंसिडेंट कर रही है किस पर, स्पेरिकल मिरर पर इंसिडेंट करती हैं, किसके थ्रू, सी के थ्रू। हम जानते हैं कि सी, इसके लिए सी से जो लाइन पास होगी, सी से जो लाइन इंसिडेंट होगी या सी के थ्रू जो लाइन आती है वही नॉर्मल होता है किसके लिए, स्पेरिकल मिरर्स के लिए। और हम प्लेन मिरर में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल के थ्रू जो भी लाइट रे इंसिडेंट करती हैं वो उसी पाथ को फॉलो करती हैं और वापस उसी पाथ से क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ऐसे इंसिडेंट करेंगी और कहाँ से पास होंगी, वही सी से, एज इट इज, क्योंकि इसमें ही तो एंगल आई इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। कैसे होगा भाई, ये इसके लिए नॉर्मल ही होगा, और नॉर्मल के थ्रू जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी वो नॉर्मल से ही पास करेगी, तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस चली जाएगी। और ऐसा ही कुछ कॉन्वेक्स के लिए होगा। कॉन्वेक्स में भी जो लाइट रे इंसिडेंट करेगी किसके थ्रू, सी के थ्रू, मान लो ये सी है, ये इसके पीछे होगा, तो सी के थ्रू वही ऐसे आगे से तो नहीं आ सकती, लेकिन ऐसे आ सकती है कि ये ऐसा लग रहा है कि सी पर ही आ रही है। किस पर आ रही है, सी पर, ऐसे आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसके थ्रू आ रही है, सी के थ्रू, क्योंकि इसके पीछे है चाहे सी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये सी पर ही आ रही है लाइट रे। तो ये जब यहाँ टकराएगी इससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो वापस टकराने के बाद उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी, क्योंकि सी से आने वाली लाइट रे कहाँ से पास करेगी, वो उसी पाथ को फॉलो करेगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ये बेटा ये सेकंड रूल है, इंसिडेंट करती है किससे, सी से, और पास करेगी किससे, सी से, पासेस थ्रू सी, इंसिडेंट थ्रू सी एंड पासेस थ्रू सी। सी के थ्रू अगर या सी के थ्रू अगर वो क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है कोई भी लाइट रे, तो वो पास भी कहाँ से होगी, वो सी से ही पास करेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ध्यान रह जाएगा। अब करते हैं थर्ड रूल की बात। तीसरा जो रूल है इमेज फॉर्मेशन का, वो क्या है, तीसरा रूल, थर्ड रूल, देखिए तीसरा जो रूल है वो अपने फर्स्ट रूल का अपोजिट है। क्या है, फर्स्ट रूल का ही अपोजिट है। कैसे है वो, कि जो भी लाइट रे है वो लाइट रे अगर एफ से इंसिडेंट होती है, ऐसे है मान लो, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने एफ शो कर दिया, और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए शो कर दिया, ये हो गया पी। एफ कहाँ होने वाला है, एफ होने वाला है पीछे की तरफ, ऐसे। क्लियर है बेटा। अब जो लाइट रे ऐसे एफ के थ्रू क्या करती है, इंसिडेंट करती है, फर्स्ट का अपोजिट है, तो वो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तीन रे से मिलकर बनता है बेटा एक इमेज, कोई भी तीन रे इनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वैसे उसी में इंक्लूड हो जाती, किस में, फर्स्ट रूल में ही। इसको हम थर्ड को ये अलग से लिखाया है, इसको हम थर्ड में ही मान के चल लेते। तो ये इंसिडेंट करती है एफ के थ्रू, और कहाँ से पास करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसा लगेगा हमें कि एफ के थ्रू आ रही है इस मिरर पे, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एफ के थ्रू ऐसे इंसिडेंट करेगी और क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वो ही फर्स्ट का अपोजिट है, ठीक है ना। मतलब इसको फर्स्ट में ही इंक्लूड कर देते, लेकिन इसको वहाँ भूल गए हम आपको बताना, इसलिए इसको हमने थर्ड पॉइंट में शो कर दिया। ठीक है भाई, पैरेलल आएगी तो ऐप से पास करेगी, और ऐप से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, इतना सा रूल है बस।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल रूल इमेज फॉर्मेशन का, और वो रूल क्या है? वो रूल कुछ ऐसे है बेटा, 4th पॉइंट बना दिया है मैंने। वैसे 3 लाइट रे लेते हैं और तीनों से ही इमेज बना देते हैं। कोई भी 2 लाइट रे लेके इमेज बन सकती है, और 3 लेकर बनाना चाहो तो 3 से भी बन सकती है। देखो 4th रूल केवल इतना सा है कि जो लाइट रे P पर डायरेक्टली क्या करती है, इंसिडेंट करती है, और जिस एंगल पर इंसिडेंट कर रही है वो उतने ही एंगल पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। जितने एंगल पर, मतलब यहाँ एंगल I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल R होना चाहिए। जितने एंगल पर वो इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वही यहाँ ये मान लो C है, C और P से जाने वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट के लिए क्या होगी, नॉर्मल होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक तरीके की क्या होगी, नॉर्मल होगी इसके लिए, ठीक है ना। किसके लिए होगी, इस पॉइंट के लिए, इस P के लिए नॉर्मल। क्या हम नॉर्मल क्या मानेंगे P के लिए? नॉर्मल वो होगा जो C से जाएगा, C और उस पॉइंट से जाता है वो नॉर्मल होता है। किसमें, स्फेरिकल मिरर्स में। तो वही P वाला पॉइंट है अपना, पोल है, पोल के लिए नॉर्मल क्या होगा भाई, जो C से जो लाइन जाएगी वो लाइन ही उसके लिए नॉर्मल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ही किसका काम कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम कर रही है। और जो लॉ है रिफ्लेक्शन के वो ये कहते हैं कि एंगल I किसके इक्वल होता है, एंगल R के। तो भाई जितने एंगल पर ये इंसिडेंट करेगी उतने पर ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा ही किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। इसके पॉइंट P के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। जितने एंगल पर डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट करेगी रे उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें भी एंगल I इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल R होगा। इसमें ध्यान रखना बेटा, जो इस पोल के लिए अगर हम बात करें नॉर्मल की, किसके लिए, पोल के लिए, तो पोल के लिए नॉर्मल वही होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ये एज ए नॉर्मल हो सकता है ये प्रिंसिपल एक्सिस, किसके लिए, P के लिए। इसलिए जितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट कर रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उतने पर ही क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट होनी चाहिए, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो एंगल I और एंगल R, जितने डायरेक्ट P पर जितने एंगल पर कोई लाइट रे इंसिडेंट करवाओगे उतने ही एंगल पर उसको रिफ्लेक्ट करवाना होगा, तो उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होगी। तो बेटा ये तो थे अपने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे। बेसिकली 3 रूल होते हैं ये, लेकिन वो 3rd रूल वो हमने फर्स्ट वाले का दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ा। तो बेटा जब भी हम इमेज बनाएंगे, जब भी हम स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तब हमें कोई भी 3 लाइट रेज काम में लेनी होंगी। 3 में से कोई 2 लेकर भी काम चल जाएगा, लेकिन तीनों लाइट रेज जो मैंने अब यहाँ बताए थे आपको, अलग अलग जो रूल हैं उनमें अलग अलग लाइट रेज हैं। कोई भी 2 लाइट रेज लेकर हम इमेज बना सकते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें डाल दिया करिए, क्योंकि हम उसको फिर अलग तरीके से, अलग वे से आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। और बेटा हमको इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।